इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा समझौता किया गया है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दक्षिण चीन सागर और प्रशांत द्वीपीय देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड गठबंधन के विदेश मंत्रियों के टोक्यो में हाल ही में संपन्न हुए सम्मेलन के कुछ ही सप्ताह बाद ये पारस्परिक समझौता हुआ है। इसमें जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को एक दूसरे के यहां जाने और प्रशिक्षण पाने की सुगमता होगी और वे संयुक्त अभियान आयोजित कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस संधि से दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और सहयोग मजबूत होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आजादी, समानता, सामाजिक सौहार्द और सद्भावना संविधान के मुख्य स्तंभ हैं। संविधान ने हमें एक सूत्र में बांध रखा है और ये हमारी परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान लोगों के लिए और लोगों द्वारा तैयार किया हुआ है, जिसमें भारत के समस्त लोग शामिल हैं। आज संविधान दिवस युवा क्लब गतिविधियों का उद्घाटन करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले सप्ताह छठा संविधान दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिवस का मनाया जाना संविधान के प्रति विश्वास और एकजुटता व्यक्त करना है। उन्होंने बताया कि 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान दिवस मनाना शुरू किया गया था। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 93.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 83,35,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में करीब 4,46,000 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,617 नए मामलों का पता चला है। इसके साथ ही देश में कुल 89 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं। मंत्रालय के अनुसार सरकार की टेस्ट, ट्रैक और उपचार की प्रभावी नीति के कारण देश में मृत्यु दर बहुत कम है। देश में मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,37,000 से ज्यादा कोरोना परीक्षण हुए, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 12,74,00,000 कोविड परीक्षण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 5,35,000 लोगों को ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश से 6.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,87,000 आवेदनों पर ऋण वितरित किए गए हैं। ये योजना उन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करती है जो कोविड लॉकडाउन के कारण अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए थे। इस योजना के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी बनाया गया है। देश के विभिन्न भागों में 4 दिन का छठ पर्व आज परंपरागत नहाय खाए अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया है। ये पर्व शनिवार सवेरे उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगा। छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्योहार है। उत्तर प्रदेश में छठ पर्व कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए मनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विभिन्न घाटों पर इकट्ठा होने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ घाट और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की है और इसे अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बताया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुंबई नगर निगम ने कहा है कि वह समुद्र तटों और नदी के किनारों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं देगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन समिति ने आदेश दिया है कि कोरोना के प्रकोप के कारण किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इस बार छठ पूजा आयोजित नहीं की जाएगी। भारत की अध्यक्षता में होने वाली संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक में आर्थिक शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव व्लादिमीर नोरोफ ने कहा है कि 30 नवंबर को सहयोग का मुद्दा प्रमुख रहेगा। वे हाल ही में संपन्न संगठन के शिखर सम्मेलन के परिणामों के बारे में पेइचिंग में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए श्री नोरोफ ने कहा कि आर्थिक बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के साथ शंघाई सहयोग संगठन के देश कोविड महामारी से उपजे आर्थिक संकट से निपट लेंगे। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन महामारी के बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बहाल करने के उपायों पर विशेष ध्यान दे रहा है। श्री नोरोफ ने कहा कि संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूत मंच की भूमिका निभाई और विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षमता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया है। शंघाई सहयोग संगठन 2001 में गठित राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बना 8 देशों का ऐसा समूह है जिसमें भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान देश शामिल हैं। भारत और अमेरिका ने रणनीतिक साझेदारी और साझा प्राथमिकताओं की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका कार्यनीतिक भागीदारी के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की और साझा प्राथमिकताओं तथा चुनौतियों के बारे में विचार विमर्श किया। बातचीत में कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सफलता भारत अमेरिकी समुदाय के सदस्यों के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद से कारगर ढंग से निपटने के लिए नई आतंकवाद विरोधी नीति को मंजूरी दी है। ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी नीति का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाना तथा आतंकवाद के खतरे को रोकने और उससे निपटने के वैश्विक प्रयासों में सार्थक योगदान करना है। ब्रिक्स देशों ने इस बात की पुष्टि की है कि किसी भी रूप में आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति सर्वाधिक गंभीर खतरों में से एक है और कोई भी आतंकवादी कृत्य सिर्फ अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे किसी भी कृत्य को किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। ब्रिक्स देशों ने ये भी कहा कि आतंकवादी गतिविधियों का लक्ष्य मानवाधिकारों, मूलभूत स्वतंत्रताओं और लोकतंत्र को क्षति पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्यों से राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग आज प्रसिद्ध बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी को श्रद्धांजलि के तौर पर उनके जीवन पर आधारित फिल्म सौमित्र रिविजिटेड प्रदर्शित कर रहा है। 46 मिनट के इस वृत्तचित्र में सौमित्र चटर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के विभिन्न पहलुओं को पेश किया गया है। वे केवल फिल्म, नाटक और टेलीविजन के अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि कवि, पेंटर, संपादक और एक ऐसे उत्साही खेल प्रेमी थे जिन्हें बंगाली सिनेमा का रेनेसां मैन भी कहा जाता है। रविवार को 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। इन वृत्तचित्रों को फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और YouTube चैनल पर 24 घंटे तक प्रसारित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण अगले साल के लिए स्थगित
अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने रद्द कर दिया है। इसका आयोजन भारत में होने वाला था, पर भारत को 2022 में इसकी मेजबानी का अधिकार सौंपा गया है। फीफा ने भारत में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप और कोस्टा रिका में होने वाले अंडर 20 विश्व कप रद्द कर दिए, लेकिन दोनों देशों को 2022 में इनकी मेजबानी के अधिकार दिए गए हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि स्थानीय आयोजन समिति 2022 में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप के आयोजन की नए सिरे से तैयारी करेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। सामयिक वार्ता में आज विषय है ब्रिक्स की ऑनलाइन शिखर बैठक। आलेख है डॉक्टर आश नारायण रॉय का, स्वर है मुनीश शर्मा का। ब्रिक्स की स्थापना के 15 वर्ष अगले साल पूरे हो जाएंगे। इसका रास्ता अभी तक आसान नहीं रहा है, हालांकि आशाएं बराबर बनी रही हैं। 2021 में तीसरी बार भारत इसका अध्यक्ष होगा, जो कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, आंदोलनों और सहयोग के मंचों पर भारत की भागीदारी से उनकी इज्जत बढ़ी है, क्योंकि वैश्विक पहल और परिकल्पना में भारत की छवि सदैव उज्जवल रही है। आजादी से पहले से ही भारत संयुक्त राष्ट्र और अनेक वैश्विक संस्थाओं का सदस्य बन गया था। ये कोई संयोग मात्र नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत 8वीं बार शामिल हो रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की शानदार भूमिका को सही साबित करता है। 12वीं शिखर बैठक की मेजबानी रूस कर रहा है और इसका विषय है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवोन्मेषी विकास, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रासंगिक और दूरदर्शितापूर्ण कहा है। उन्होंने बताया कि किस तरह भू रणनीतिक परिवर्तन स्थिरता, सुरक्षा और विकास को प्रभावित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक शब्दों में समझा दिया है कि आज वैश्विक प्रशासन की विश्वसनीयता और प्रभाव संदेह के दायरे में है। न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र बल्कि WTO, IMF और WHO जैसी संस्थाओं को भी सार्थक सुधार की जरूरत है। भारत के प्रधानमंत्री को ब्रिक्स के सदस्यों से आशा है कि वो इन सुधारों का समर्थन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने चेतावनी दी है कि आज जब हमें बहुपक्षीयता की सर्वाधिक आवश्यकता है, तो वो विभिन्न दिशाओं से हमला झेल रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी विश्व व्यवस्था में अब द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारिक तथा अन्य समझौते भी इस व्यवस्था की विशेषताएं खो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की बढ़ती समस्या की ओर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है और जोर दिया है कि इसे अंजाम देने वालों को, बढ़ावा देने वालों को भी, दोनों ही को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। उन्होंने संतोष जताया कि ब्रिक्स की आतंक निरोधक रणनीति को अंतिम रूप मिल चुका है और ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद भारत इसे आगे बढ़ाकर क्रियान्वित करेगा। ब्रिक्स सदस्यों के बीच व्यापार की संभावनाओं को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के सदस्यों का बैंकिंग में आपसी सहयोग वैश्विक आर्थिक बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत की वैक्सीन निर्माण क्षमता की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत शक्ति को अनेक गुणा कर देगा। ब्रिक्स की अभी तक की यात्रा सरल नहीं रही है और कुछ शक्तियों का आक्रामक षड्यंत्रपूर्ण रवैया विश्व व्यवस्था को मानो हिला रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है और ऐसे में सहयोग की प्रतिस्पर्धी व्यवस्थाएं कायम हो गई हैं। जब दुनिया के विकासशील देशों ने ब्रिक्स की स्थापना की थी तो कुछ पश्चिमी गुटों में घोर आश्चर्य के साथ साथ जलन भी पैदा हो गई थी। ब्रिक्स ने यह आशा जगाई थी कि सदस्य देश साझा उद्देश्य लेकर चलेंगे और वैश्विक मुद्दों पर सहमति कायम करेंगे। लेकिन अब एक सदस्य विशेष के कारण और उसकी सत्ता की भूख के चलते ब्रिक्स अपनी धार खो रहा है। यदि एक ही सदस्य अपनी चलाने की कोशिश करेगा तो समूह अप्रासंगिक हो जाएगा। क्या वीटो व्यवस्था के चलते संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य वैश्विक संस्थानों की विश्वसनीयता पर असर नहीं पड़ा है?
विभिन्न देशों की शक्ति में आए बदलाव के साथ ही गैर मुल्की गुटों की शक्ति भी लगातार बढ़ रही है। खिलाड़ी बदल रहे हैं और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली के लिए आवश्यक मुद्दे भी। अब ब्रिक्स को खुद को एक नया रूप देना होगा। यदि एक सदस्य के दबाव में वो रहेगा तो उसका विकास थम जाएगा। इसका लाभ सभी सदस्यों को मिले, कुछ ऐसे बदलाव अब बहुत ही आवश्यक हो गए हैं। भारत का व्यापार और उसके आर्थिक रिश्ते बढ़े हैं, लेकिन चीन को अत्यधिक लाभ हुआ है। ब्रिक्स को नवोन्मेष करना होगा। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था, आप किसी समस्या को उसी स्तर पर हल नहीं कर सकते जिस पर वो पैदा हुई थी। उस समस्या को हल करने के लिए तो आपको उस स्तर से ऊपर उठना ही होगा। ये थी आज की सामयिक वार्ता। आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। सुनते रहिए नई जानकारी से भरपूर हमारे समसामयिक विषयों के कार्यक्रम। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए अब सुनिए समाचार पत्रों से। स्वर मुनीश शर्मा का है। दोस्तों, आज राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित कई हिंदी समाचार पत्रों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को अपने संपादकीय लेखों में जगह दी है। दैनिक जागरण का शीर्षक है, मोदी की आवाज आतंकवाद के खिलाफ। अखबार कहता है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आतंकवाद का मसला उठाया है। इस बार उन्होंने ये मसला ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में उठाते हुए कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को दोषी ठहराया जाए और उनका संगठित तरीके से विरोध हो। निस्संदेह उनका संकेत पाकिस्तान की ओर था, लेकिन कहीं ना कहीं चीन भी उनके निशाने पर रहा। चीन को निशाने पर लेने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि वो न केवल पाकिस्तान का अनुचित बचाव करता है, बल्कि उसके यहाँ के आतंकी सरगनाओं की ढाल भी वही बनता है। यदि पाकिस्तान किस्म किस्म के आतंकी संगठनों का सबसे बड़ा गढ़ है, तो उसकी तरफदारी करने में सबसे आगे रहने वाले देशों में चीन ही है। अखबार कहता है कि आखिर कौन भूल सकता है कि चीन किस तरह बरसों तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने की पहल का विरोध करता रहा। इसी आतंकी संगठन के 2 सदस्य गत दिवस दिल्ली में गिरफ्तार किए गए। पुलवामा हमले के पीछे भी इसी आतंकी संगठन का हाथ था और इससे पहले के अन्य आतंकी हमलों में भी। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान अब भी आतंकी संगठनों को पाल पोस रहा है और चीन इसकी अनदेखी करने में लगा है। हालांकि सच से कश्मीरी नेता भी भलीभांति परिचित हैं कि चीन किस तरह पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखे हुए है और इसी कारण वो किस प्रकार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को हवा देने में भी लगा हुआ है। फिर भी वो नीतियों पर चलना पसंद कर रहे हैं जो इन दोनों देशों को रास आती हैं अथवा उनके एजेंडे के अनुरूप हैं। इन दिनों जिस गुपकार गठबंधन की चर्चा है वो कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला एक राजनीतिक गठजोड़ है। इस गठजोड़ की मांगें कश्मीर में कलह पैदा करने वाली ही अधिक हैं। ये अच्छा रहा कि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि उसका गुपकार गठजोड़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये समझना कठिन है कि उसने ये स्पष्टीकरण देने में आखिर इतने दिन क्यों खपा दिए। मात्र इस स्पष्टीकरण से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके कुछ नेता वैसी ही बातें करने में लगे हुए हैं जैसी गुपकार गठजोड़ के नेता करते हैं। ये रवैया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ उठाई जा रही आवाज को बल प्रदान करने वाला नहीं है। हमारे राजनीतिक दलों को ये समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज तभी ठीक से सुनी जाएगी जब आतंक के विरुद्ध घरेलू मोर्चे पर एकजुटता दिखाने का भी कोई अवसर छोड़ा नहीं जाएगा। नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक नवभारत टाइम्स का आज संपादकीय शीर्षक है नीतीश की चौथी पारी। अखबार कहता है कि इस बार अगर बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी को
तोड़ने की पहल अपनी तरफ से की है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि उसकी नज़र नीतीश के बाद वाले दौर पर है। वैसे भी बिहार की राजनीति संक्रमण के दौर में नजर आ रही है। नवभारत टाइम्स कहता है कि बिहार विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में चौथी बार एनडीए सरकार आखिर बन गई है। जेडीयू की सीटें कम होने के बावजूद एनडीए ने वायदे के मुताबिक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया है। मंगलवार को नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया। बावजूद इन सबके जीते हुए गठबंधन का मौजूदा समीकरण स्थायित्व का आभास नहीं दे रहा। प्रदेश बीजेपी के सबसे बड़े नेता और नीतीश के साथ गठबंधन के सबसे प्रबल पैरोकार सुशील कुमार मोदी को न तो पार्टी ने विधायक दल का नेता बनाया है और न ही उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया है। अखबार कहता है कि राज्य में जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार बगैर किसी अंदरूनी विवाद के सहजतापूर्वक 3 कार्यकाल पूरे कर पाई, तो उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच की पर्सनल केमिस्ट्री थी। इस बार अगर बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस जोड़ी को तोड़ने की पहल अपनी तरफ से की है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी नज़र नीतीश के बाद वाले दौर पर है। वैसे भी बिहार की राजनीति संक्रमण के दौर में है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी गठबंधन के नेता तेजस्वी का पूरा जोर नीतीश कुमार को एक थका हुआ नेता बताने पर रहा। स्वयं नीतीश ने भी एक चुनावी सभा में बोल ही दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है और उम्र के 7 दशक तो वो पूरे कर ही चुके हैं। दूसरी तरफ आरजेडी में लालू प्रसाद यादव दूसरी वजहों से सक्रिय चुनाव राजनीति से दूर हो गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में मोर्चा तेजस्वी ने संभाला है। एलजेपी नेता रामविलास पासवान के चुनावों से ऐन पहले निधन के बाद उनकी पार्टी की कमान बेटे चिराग पासवान के हाथ में जा चुकी है और उस पीढ़ी के चौथे प्रमुख नेता सुशील कुमार मोदी को उनकी पार्टी ने किनारे कर दिया है। इस तरह बिहारी राजनीति की एक पीढ़ी विदा होने की राह पर है, ऐसा अखबार कहता है। पत्र कह रहा है कि ये देखना दिलचस्प है कि राजनीतिक अस्थिरता के लिए प्रसिद्ध जिस बिहार में पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था, वहीं 1990 के दशक में लालू और नीतीश के रूप में 2 ऐसे नेता उभरे जो बारी बारी 15-15 साल की राज्य सत्ता का सूत्र अपने हाथों में थामे रहे। बावजूद इसके लालू यादव पर आरोप लगे कि अपने वर्चस्व वाले 15 वर्षों में उन्होंने बिहार के विकास की ज्यादा परवाह नहीं की, और अब नीतीश पर भी वही आरोप है कि राज्य को औद्योगिक विकास के रास्ते पर ले जाने की इच्छा शक्ति उनमें नहीं। उनके नेतृत्व वाली इस नई सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये साबित करने की है कि ये केवल एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं है। खासकर रोजगार के मोर्चे पर इसको जरूर कुछ ऐसा कर जाना चाहिए कि नई पीढ़ी इस सरकार और इसके नेता को सम्मान से याद करे। तो ये थे विचार राजधानी से प्रकाशित हिंदी दैनिक नवभारत टाइम्स के, और इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से समाचार पत्रों से का यह अंक समाप्त हुआ। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का यूट्यूब कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।